बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज सबसे पहले आपसे बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम की, जो एक शानदार टूर्नामेंट के बाद वतन वापस पहुंच चुकी है। उनको फाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त तो ज़रूर हो गई, 6 गोल जो हैं वो बहुत ही बड़ा मार्जिन बन गया, लेकिन मेरे ख्याल से पूरी कौम जो है वो बहुत ही खुश है और अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरीके की परफॉर्मेंस हुई। खिराज तहसीन पेश करना चाहिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, हॉकी टीम को, खास तौर पर जितने भी प्लेयर्स थे, सपोर्ट स्टाफ इंक्लूडिंग द कोच ताहिर जमान साहब। आई थिंक इट्स बिन अ फिनोमिनल जर्नी इन द पास्ट कपल ऑफ डेज एज वेल। बहुत सारा जो एक किस्म का आप कह लें ऑरा था पाकिस्तान हॉकी के इर्द गिर्द, जो तवज्जो रही है पिछले कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से ये एक ऐसी चीज़ है जिसका तसलसल जो है वो बरकरार रहना चाहिए। काफ़ी प्लेयर्स के बारे में बात होना शुरू हो गई है, लोगों को पता है वहीद कौन है, लोग बात कर रहे हैं ताहिर जमान साहब के बारे में, लोग सुफियान खान के बारे में बात कर रहे हैं जिनको यंग बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड दिया गया। बहुत सारी बातें हैं जो हॉकी से रिलेटेड है और हम हमेशा कहते हैं कि कौमी खेल को पजीराई की ज़रूरत है, कौमी खेल को इस वक्त फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आपको एक मेजर चंक जो है फाइनेंसिस का स्पोर्ट्स डेवलपमेंट बजट में से हॉकी के ऊपर लगाना होगा, तभी जाकर आप वो रिजल्ट्स ले पाएंगे जो आप चाहते हैं। अगर इतने लिमिटेड वसाइल के बावजूद फाइनल तक क्वालिफाई किया है, ऑल दो फाइनल हार गए हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्रांस को सेमीफाइनल में शिकस्त दी, खास तौर पर पेनल्टीज़ के ऊपर, आई थिंक एक शानदार जो है वो कारकर्दगी रही है पाकिस्तान हॉकी टीम की, और हम इस बारे में ज़रूर बात करेंगे। उसके बाद आपसे वॉलीबॉल की बात करनी है, जहाँ पे पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल टीम है उसने इंडोनेशिया को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। कतर से मुकाबला जो है वो आज होने वाला है, और नेशंस कप है जिसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज इस टूर्नामेंट में भी रही हैं। एक मैच में तो 2 सेट्स डाउन थे, उसके बाद वो दोनों सेट्स जीते, और आखिरी में तो बड़े डाउन पॉइंट्स के साथ जो है वो वापस आके कम बैक किया। तो इस बारे में भी ज़रूर आपसे गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में बताना है, जहाँ पर टीम्स की रसाई जो है उसका सिलसिला जारी है। 13वीं टीम जो है उसका जो है ऐलान कर दिया गया है, और वो है कनाडा की टीम। तो आपको याद होगा कनाडा एक बार पाकिस्तान से एशिया कप में आमने सामने हुई थी, और बड़ी एशिया कप कह रहा हूँ, खैर वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई थी वर्ल्ड कप में, और फिर वो एक बड़ी राइवलरी सी चलना शुरू हो गई थी। अहमद शहजाद पॉइंट पर खड़े थे और एक बैटर थे उनके बालाजी राव जो बैटिंग कर रहे थे, तो बड़ी एक ज़बरदस्त सी राइवलरी सी पाकिस्तान कनाडा की वो पुराने वर्ल्ड कप में हमें देखने को मिली। और उसके बाद आज हम इस बारे में बात करें कि टीम जो है उनकी क्वालिफाइंग का सिनारियो जो जारी है। आईसीसी ने भी बाकायदा एक पोस्ट लगाई थी जिसमें बताया था कि कौन सी टीम जो है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर रही हैं, जिसमें 2-3 चीज़ें मुख्तलिफ थी। कुछ को पिछले वर्ल्ड कप की बेसिस पे, कुछ को रैंकिंग्स की बेस पे क्वालिफाई किया गया, और कुछ जो है वो अपने रीजन्स के क्वालिफायर्स के ऊपर जो है वो क्वालिफाई कर रही हैं। तो कनाडा की टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप में आ चुकी है। हम बार बार क्रिकेट की डाइवर्सिटी की बात करते हैं कि इतनी सारी टीम्स जो हैं वो आगे आती जा रही हैं कि T20 क्रिकेट खास तौर पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। पिछले साल हमने अमेरिका का डेब्यू देखा, और हमारे खिलाफ तो खैर बहुत ही शानदार डेब्यू हुआ। तो इस बारे में ज़रूर बात करेंगे कि ये टीम्स जो अब उभर कर सामने आ रही हैं, T20 क्रिकेट कितनी कंपेटिटिव होती जा रही है। इन तमाम चीज़ों पर बात करनी है। सबसे पहले मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। हमें स्टूडियोज़ में सबसे पहले ज्वाइन कर रही हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड ICC हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एक्सपर्ट और साथ ही साथ एंकर भी हैं, सईद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपको बड़ा मिस किया है। थैंक यू वेरी मच। बड़े आज अर्जेंटीना के कलर्स में नज़र आ रहे हैं आप। नहीं पाकिस्तान का पाकिस्तान का, अच्छा। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? अल्लाह का एहसान है जी। बहुत शुक्रिया जी, आप हमें ज्वाइन करें। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रही हैं। बहुत से लोगों ने डिजिटल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान हॉकी के लिए मैसेजेस डाले हैं। मुख्तलिफ जो हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में लोग हैं, बहुत सारे शोबों से वाबस्ता लोग हैं जिन्होंने हॉकी के लिए मैसेजेस डाले हैं। सना मीर साहिबा, आप क्या कहना चाहेंगी? पिछले कुछ दिन पाकिस्तान हॉकी के लिए एटलीस्ट मेरे लाइफ टाइम में तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग रहे हैं। देखिए, जितनी भी तारीफ़ की जाए इस टीम की, इन प्लेयर्स की और इनकी रेजिलियंस की, इनका पैशन जो अपने मुल्क के लिए, उतना ही कम होगा। क्योंकि ऐसे हालात में जहाँ पे डेली अलाउंस भी नहीं मिल रहा, उनको किसी तरह की कोई फैसिलिटी, वो फैसिलिटी जो इस लेवल पर टीमों को मिलनी चाहिए, उसके ना होते हुए भी इस तरह की परफॉर्मेंस। एक आध स्पॉन्सर उनके पास है और उनको हम मुबारकबाद ज़रूर देना चाहेंगे कि वो सामने आए हैं, बट उसके अलावा एक अफसोस की बात यह है कि हम लोग प्लेयर से आउटपुट पहले मांगते हैं, हम इनपुट नहीं देते उनको। दुनिया भर में क्या होता है कि वो सालों साल अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, सुकून से अपने सब्र से बैठ के इंतज़ार करते हैं कि वो आपको कोई परफॉर्मेंस देंगे। यहाँ पे हर जो फील्ड है उसमें ऑलमोस्ट उल्टा होता है कि पहले प्लेयर कुछ करके दिखाए, फिर हम शायद उसके लिए कुछ करेंगे। तो ये इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए। आपके ये प्लेयर्स हैं, आपके लिए जान मार रहे हैं, और स्पोर्ट्स जो होती है वो किसी भी कौम की एक
ऐसी ज़बरदस्त फील्ड है जहाँ से आप अपने यूथ को एक बहुत पॉजिटिव फील्ड दे सकते हैं, जहाँ पे वो अपनी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको एक्सप्रेस कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। और हॉकी हमारा कौमी खेल है, हमने कितना अरसा सालों साल इसमें जो मेडल्स लिए और टाइटल्स जीते, और अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हम जो टॉप लीग है उसका हिस्सा ही नहीं है। और बड़ी कोशिश की, आई थिंक जिस तरह से फ्रांस से ये लोग लड़े हैं, ठीक है न्यूजीलैंड से एक बड़े मार्जिन से हारे हैं, बट फाइनल तक पहुंचना ही इनकी बहुत बड़ी जीत है। और बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी सारे जो कोचिंग स्टाफ भी उनके साथ गए थे, डेफिनेटली उनको भी, और ख़ास तौर पे प्लेयर्स को जिन्होंने इतनी जान मारी हमारे मुल्क के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है मोहित शाह साहब। कितनी मज़े की बात है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले तक किसी ने इस बारे में जो है वो इतनी बात नहीं की होगी। टूर्नामेंट शुरू होता है, पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है ड्रॉ कर जाता है, जिसमें पाकिस्तान ने पहले गोल किए 3, फिर उसके बाद लीड जो है वो बरकरार ना रख पाए, तब भी थोड़ी सी तनकीद शुरू हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान जापान के साथ होता है। काफ़ी लोग जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को ये ओनस नहीं दिया था कि वो जापान को शायद हराएंगे, वो जापान को हरा देते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड के साथ ग्रुप मैच था, वो हम हार जाते हैं, क्वालिफिकेशन दाव पे पड़ जाती है, क्वालिफाई कर जाते हैं। फ्रांस के खिलाफ तो खैर किसी ने शायद फिर ना सोचा हो, और वो भी खास तौर पेनल्टीज जहाँ पर डिफेंस हमारा बड़ा वीक चल रहा था। ये जो पिछले कई दिन हैं, आपने हॉकी की एक तारीख देखी है, उस पर लिखा भी होगा, ये कितने एक्साइटिंग रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड एज अ हॉकी फैन? देखिए अहमद, मैं हॉकी को फॉलो और हॉकी के पे काफ़ी डिकेड से मैं लिखता आ रहा हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान की ये फाइटिंग स्पिरिट देख के, नामसाइद हालात के बावजूद वो प्लेयर जो बिल्कुल ही फाइनेंशली उसके पास कुछ नहीं है, उसको डेलीज नहीं मिल रही हैं, उसको एक वो जो होती है ना सेटिस्फेक्शन कि चलो मैं कुछ किसी प्रोफेशन में हूँ तो उस प्रोफेशन का मुझे फाइनेंशियल भी कोई बैकिंग या सपोर्ट है, वो उसके बावजूद मैं आपको बताऊं कि इस पाकिस्तान की टीम ने कमाल की है और फाइनल खेला है। फाइनल खेल के उसने अगर न्यूजीलैंड से वो हारी है या बड़े मार्जिन से हारी है तो टेक्टिकली देखिए, हॉकी होती है एक टेक्निकल चीज़ होती है, एक होता है टैक्टिकल चीज़। जो टेक्टिकल एस्पेक्ट है पाकिस्तान हॉकी का वो इतना अच्छा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बताऊं, टेक्निकली वी आर वेरी साउंड, टेक्निकली वी आर वेरी स्ट्रांग। टेक्टिकली ये होता है कि आप जब इंटरनेशनल हॉकी मुसलसल खेलते हैं, न्यूजीलैंड कहाँ से आ रही है? न्यूजीलैंड प्रो लीग से आ रही है, रेलीगेट होके हॉलैंड के साथ, जर्मनी के साथ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इन सब टीम्स के खिलाफ खेलते हुए, और ये वापस रेलीगेट होके यहाँ पे आई थी और अब फिर प्रमोट होके प्रो लीग में नेक्स्ट सीजन में चली जाएगी। आयरलैंड शायद बाहर हो जाए, 9 टीम होती है, 9 टीम्स प्रो लीग होती है ये, और आयरलैंड बाहर हो जाएगी। इंडिया और आयरलैंड बिल्कुल साथ साथ कम्पीट कर रहे हैं रेलीगेशन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि आयरलैंड रेलीगेट हो जाएगी और न्यूजीलैंड जो है वो चली जाएगी। हॉलैंड की टीम ने मेन एंड वुमेन में दोनों में इस वक्त प्रो लीग जीत ली है, ये सीज़न दोनों ने जीत लिया। अभी मैचेस पड़े हैं लेकिन उनके इतने पॉइंट्स हो गए उनको। लेकिन पाकिस्तान का इंटरनेशनल एक्सपोजर वो नहीं था जो न्यूजीलैंड का था, और हमने बड़ी जान मारी, इसमें कोई शक नहीं कि हम फाइनल में पहुंचे। नंबर 9 रैंक टीम फ्रांस को हमने हराया, और हमने मतलब है अपनी जो 15 रैंकिंग है उसको हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करके, मुझे उम्मीद है कि अराउंड 12 हम अब लेके आ जाएंगे। तो ये अराउंड 12 अगर आप आ जाते हैं तो आप फिर ओलंपिक भी खेलते हो, आप वर्ल्ड कप भी खेलते हो, आप तमाम मेजर इवेंट खेलते हो, एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है। और यहाँ मैं ज़रूर ये बात करूँगा कि देखें, हमारे पास एक्सपोजर नहीं है, हमारी टीम के पास ना हमारे पास फाइनेंसेस हैं। एक आज मैंने स्टोरी लिखी, उसको शायद आपकी नज़र से गुजरी हो। देखें, एक जो बोर्डिंग एंड लॉजिंग थी ना मलेशिया में, होटल का स्टे था और खाना पीना था, 2.25 करोड़ उसका खर्चा था। ये इन राइटिंग है, मेरे पास लेटर है, 2.25 करोड़ रुपया उसका खर्चा था। 2.25 करोड़ रुपये हॉकी फेडरेशन के पास तकरीबन 2 करोड़ रुपये थे, उन्होंने 2.25 करोड़ उधर दे दिए। अब उनके पास दिल्ली के पैसे इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास नहीं हैं कि वो प्लेयर को दें। उन्होंने, खैर ये लंबी बहस हो जाएगी, उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को कहा जी आप ये अगर डेलीज भी दे दें प्लेयर को तो डायरेक्ट इनको पे कर दें। तो उन्होंने टिकट्स तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिए, लेकिन वो कहते हैं, हॉकी फेडरेशन वाले कहते हैं वर्बली उन्होंने कमिट कर दिया था कि हम डेलीज भी दे देंगे, लेकिन स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है हमने कोई वर्बली नहीं किया। तो ये खैर चलते रहते हैं, वाक़यात चलते रहते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हॉकी को अब स्पोर्ट चाहिए। हॉकी को ये नहीं है कि आप यहाँ आके आप हॉकी को छोड़ दें जी, नेशन कप में आपने बिल्कुल आप करीब आके क्वालिफाई आप प्रो लीग के लिए नहीं कर सके तो अगले साल आप करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन ये एक साल जो है, अगले नेशंस कप तक
आपको इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना है हॉकी पे, इन प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करना है, टॉप के 30 प्लेयर ले लें, उनके उनके आप कैंप लगाएं, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, टीम्स के खिलाफ खिलाएं, यूरोप टूर कराएं आप उनको, ताकि ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इतना FI प्रो लीग की वजह से इतना ऊपर चला गया है, उसको आप प्लग इन तो करें ना, उसका गैप कम करें। जब तक आप अच्छी टीम्स के खिलाफ नहीं खेलेंगे आप गैप कम नहीं कर सकते। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप ये बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल से वो एक सही सिमत हमने पकड़ ली है। अब उस तरफ सिर्फ आपको चलना है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना पड़ेगा। और वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें ये है, जो मैं कुछ नाम डिस्कस इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं हॉकी को फॉलो कर रहा था या मैं खेल रहा था यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर या उससे पहले भी अगर हम बात करें, तो कुछ नाम जो मैं तो लेजेंड्स की, पुराने ओलंपियंस की बात नहीं अभी कर रहा, मैं वो कह रहा हूँ जो हमारी जनरेशन ने बड़े होते हुए, सुहेल अब्बास का नाम सर फहरिस्त था, शकील अब्बासी थे, रेहान भट्ट थे, इमरान भट्ट थे, इस तरह के नाम हमारी जनरेशन को एटलीस्ट पता थे। काफ़ी अरसे से कोई नाम हमारे लोगों की, जो यंग जनरेशन की ज़ुबान पर नहीं आया। अब सब सुफियान की बात कर रहे हैं, उमर वहीद की बात कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पाकिस्तान हॉकी की। यार शायद मैं कहता हूँ नाम आए थे लेकिन हमने उनको सेव करके नहीं रखा। हम सिर्फ याद रखते हैं सिर्फ सीरीज़ तक या टूर्नामेंट तक याद रखते हैं, उसके बाद हम भुला देते हैं। आज अगर मुझे याद है कि जो पाकिस्तान ने फ्रांस के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट जीता था, गोलकीपर का नाम अनफॉर्चुनेटली माजरत मुझे उसका नाम अभी भी शायद मैं भूल रहा हूँ, मुनीब की बात अगर करूं, 1-2 दिन तक उसकी एक हाइप बहुत अच्छी बनी रही। अगर अब मैं जाके देखूं थोड़ी सी हाइप फिर कम हो चुकी है। इनको जिंदा रखना हमारा काम है। अगर मैं टीवी पे बैठता हूं, मैंने माजरत की कि मैं उसका नाम सही तरह नहीं ले सका, अगर मैं टीवी चैनल्स पे बैठता हूं, हम हैं सारे, हमारा काम बनता है कि इसको भी प्रमोट किया जाए। हमारी नेशनल गेम है। देखो साइकोलॉजिकली फिर अगर मैं टीम्स के साथ ट्रैवल करता हूँ, बहुत सी टीम्स के साथ ये मसले होते रहे हैं, मुझे पता है डेलीज वाले मामला हैं, बाकी हैं। साइकोलॉजिकली अगर एक प्लेयर रिलैक्स नहीं है दिमाग से, तो मैं 100% कहता हूँ उस अपना जान नहीं मारेगा ग्राउंड में। उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं। उस लेवल के ऊपर जाके जो शाहजी बात करें, फ्रांस जैसी टीम को मारना, आपको कि न्यूजीलैंड जैसी टीम ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्ग थी, पता लग रहा था फर्स्ट हाफ के अंदर भी जिस तरीके से काउंटर अटैक उन्होंने किया था, कि बहुत से अभी भी मामला पाकिस्तान हॉकी को शायद अपनी सीध में जाने की ज़रूरत है। लेकिन जाके उस लेवल के ऊपर परफॉर्म करना, पाकिस्तान को फाइनल्स तक लेके जाना, फिर जो खुशी के आंसू थे वो नज़र आ रहे थे कप्तान से। देखो ना यार, आपके पास बैकअप नहीं है। आप आज स्पॉन्सर्स की बात कर रहे हो, अगर मैं एक स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, स्पोर्ट्स एंथुजियाज्म, चाहे हम मीडिया हैं, हमारे बैकअप नहीं है उनके लिए। हमने कब, मुझे बताया ना, कब उनको बैकअप करके रखा, तब जाके बैकअप किया है जब जाके पाकिस्तान ने क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, फ्रांस को मार दिया तो हमने तब जाके बैकअप उनको किया। उससे पहले तो हम नॉर्मल एक खबरें चल रही थी बस के पाकिस्तान ने इनको हराया। हमने जिंदा रखना है इनको। वो आपको मैंने याद है उस दिन भी एक आपको दे दी थी मिसाल के, आपका लेजेंड पेनल्टी का, वो बेचारा बैठा हुआ, उसको कोई नहीं जानता, और एक बंदा उठ के कहता है आप तो सुहेल अब्बास नहीं है। तो यार इससे बड़ी मैं कहता हूँ कि मेरे लिए ऐसा पाकिस्तानी दुख वाली बात और क्या होगी कि आप उसको नहीं जानते हो। सुहेल अब्बास को भी हमसे पहले शायद बाहर की दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया था, बाद में आपको समझ आई थी कितना बड़ा लेजेंड आपके पास मौजूद है। मैं सेकंड करूंगा, जो कप्तान हमेशा एक बात करती है कि जब जिंदा हुए जो उनसे लेजेंड्स हैं शायद हम उनको भूल जाते हैं, जब मर जाता है फिर हम याद आता है कि यार हाँ एक प्लेयर था आपका। तो ये वो लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया, उस लेवल पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन आज स्टेप नहीं लोगे तो फिर हम पीछे चले जाएंगे। प्लीज यार, ये रिवाइवल ऑफ द ईयर आप कहते हो इसको, स्पोर्ट्स का है, इंशाल्लाह ताला आपने रिवाइव करना, आप कर भी रहे हो, लेकिन आपकी जो कंपनीज हैं, खास करके CSR की बिजनेस हैं, उनको आना पड़ेगा इन स्पोर्ट्स के। बिल्कुल, और टैक्टिकली भी इन चीज़ों को कुछ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या रही है, स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान ने कौन सी हॉकी खेली और आने वाले वक्तों में क्या होने वाला है। इस पर मजीद गुफ्तगू के लिए हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं हॉकी के शाहिद विर्क साहब। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अहमद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप बताइए कि कैसी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान हॉकी की टैक्टिकली, अगर हम एनालाइज करते हैं। ताहिर जमान साहब की जितनी बात मैंने सुनी कि उन्होंने कहा कि अब हम गेम इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अहमद साहब, जैसा कि आपको पता ही है कि लास्ट ईयर से अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान के लड़के जो है ना, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है। स्पेशली जब से ये नौजवान खिलाड़ी जिसमें राना वहीद है, सफियान खान है और हनान शाहिद है, इनके आने से जो है ना एक टीम दोबारा से एक दफा खड़ी हुई है। लेकिन जब टीम खड़ी हुई है तो जितने जो अपने शाह साहब ने जैसा कि फरमाया, बड़ा अच्छा उन्होंने तबसरा किया कि सारे मसाइल के साथ, सारी प्रॉब्लम के बावजूद जो है टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह एक साथ से बड़ी मेहनत की है। और स्पेशली जब से जो तारजमान साहब आए हैं कोच, इन्होंने टीम की जो है ना ट्रेनिंग है वो काफी हुई है। इसके बावजूद हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि अब अटैकिंग पोटेंशियल मौजूद है, फिजिकल फिटनेस में बेहतरी आई है, लेकिन मैच के आखिरी जो लम्हे होते हैं, लम्हात में अभी भी वो टीम की जो है ना एनर्जी कम होती है।
हमारा दूसरा ये है कि हमारा डिफेंस सिस्टम भी कमजोर है और गैर मुनज़्ज़म भी है, खासतौर पर सख्त जब बड़े मैचेस आते हैं उन मैचेस के अंदर प्लेंटी कार्नर जो है उनमें भी कन्वर्सेशन में तसलसल की स्किल कमी है। इतनी तरबियत और प्रेशर हैंडलिंग में नुमाया बेहतरी आई है। आपने देखा होगा जैसा कि फ्रांस के खिलाफ हम दो गोल के खसारे में थे, मैच को बराबर किया, फिर शूट आउट पे गए और इसके बाद जो है ना हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो लड़कों ने देनी तरबियत दी और प्रेशर हैंडलिंग कर गए और टीम जो है ना हमने सभी सारे निकाल लिया। लेकिन जो ही हम फाइनल में पहुंचे हैं फिर वही जो है एक तो अटैकिंग हॉकी खेली, टीम बड़ी थी इसमें नो डाउट। अभी भी ये ग्राउंड रियलिटी को जितलाना नहीं चाहिए, अभी भी इस टीम को खड़ा करने के लिए हमें बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है और लॉन्ग टर्म कैंप की जरूरत है जो कि यहाँ पे मुयसर नहीं है। तीसरा जो हमने टेक्निकल गलतियां की हैं, मिसाल के तौर पे आपने जो फिटनेस कैंप लगाया है, कैंप वाक कैंप में आपकी बड़ी सख्त ट्रेनिंग हुई है जिसमें प्लेंटी कार्नर भी किया आपने, अंडोरेंस भी की, कुछ सख्त ट्रेनिंग की है 15 दिन, लेकिन 15 दिन काफी नहीं होते। और अगर टेक्निकल तौर पे देखा जाए आपका टूर्नामेंट जो है वो मलेशिया में हो रहा था, मलेशिया में हवस और वो देख रहे हैं और उसका वेदर जब एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है तो टीमों के अंदर डेफिनेटली फर्क पड़ जाता है, जबकि आपका शॉर्ट टर्म कैंप होता है। तो एक बड़ी अच्छी सर ने जो तबसरा किया आपके सर ने, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि हमेशा वो टीमें लॉन्ग टर्म के लिए कामयाब होती हैं जब आपका बेंच मजबूत होता है। बेंच मजबूत होने का क्या मतलब है कि आपके 15 प्लेयर खेल रहे हैं तो आपके पास 20 लड़कों का कैंप मौजूद होना चाहिए जिसको आप अल्टरनेट जिसको कर सके। तो ये सारी हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली इनको अगर लॉन्ग टर्म कैंप मिले और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, लड़कों को खेलने का मौका मिले, ये टीम खड़ी हो सकती है। लेकिन वेरी ऑनेस्टली अभी जो है वो दुनिया की हॉकी जो है वो जदीद हॉकी में अभी भी हम बहुत पीछे हैं, जिसमें स्पेशली जो है हमें जो है ना बड़ा काम करने की जरूरत है। और मेन डिफरेंस जो है टीम का वो नो डाउट के अभी भी जो है फिजिकल फिटनेस का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आखिरी क्वार्टर में हमारी टीम की का क्या हालत होती है वो सबके सामने है। अच्छा शाहिद साहब, एक चीज़ पे हम सब बात करते हैं वो है कि फाइनेंशियल सब्सटेंस या सस्टेनेंस नहीं है पाकिस्तान हॉकी में, लेकिन इसके बरक्स एक और भी पहलू है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप उसके बारे में ज़रूर बात करें कि बहुत अरसे तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल का भी शिकार रहा है। अब आपको लगता है चीज़ें कुछ बेहतर सिमत की तरफ आ रही हैं? सर वेरी ऑनेस्टली अगर मैं ऑनेस्टली कहूँगा, अगर मैं हो सकता है अगर मैं सच बोलूँगा बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तान की हॉकी को तबाह करने में ये ओलंपियन का ही हाथ है। इनकी अपनी पॉलिटिक्स और एक के बाद एक सेक्रेटरी का चेंज हो जाना, एडमिनिस्ट्रेशन का चेंज हो जाना, और आजकल जो है फेडरेशन का आप देख रहे हैं कि 6 से 7 करोड़ के खसारे में है, तो जो भी आता है वो दूसरे पर इल्जाम तराशी लगाना शुरू करता है। वेरी ऑनेस्टली कुछ बेहतरी जरूर आई है चीजों में, इस पे नहीं है कि, और थोड़ा सा जो है ना फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिला है, लेकिन उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इन चीजों को हैंडल करने की जरूरत होती है। जब आप देखते हैं कि किसी भी चीज को, अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स सुपीरियर यूनिवर्सिटी में, अगर मेरे वसाइल कम है, अगर मैं वो रिजल्ट नहीं दे रहा, तो मैं अगर स्टाफ 50 बंदों का रख लूंगा या मैं खुद जाऊंगा तो टूर पे जाऊंगा, वो उन पैसों का अखराज आता है, तो डेफिनेटली जो है ना मैं अपने एक इदारे के ऊपर बोझ जाऊंगा। जब आपको पता है कि हमारी फेडरेशन खसारे में है तो आपको मैनेज करना होता है चीजों का, वक्त से पहले करना होता है। आपको पता है कि हमने अगले साल जो है ना हमने टूर्नामेंट खेलना, तो उसकी अभी से वर्किंग शुरू करनी पड़ती है। आप कोई स्पॉन्सर ढूंढते हैं, डेफिनेटली आप किसी के पास जाएंगे तो करेंगे, अगर लोगों को आपके एतमाद होगा क्यों नहीं स्पॉन्सर करेंगे, आज भी करेंगे। आप इंडियन मॉडल को देख लें, उनका गवर्नमेंट के साथ साथ उनका प्राइवेट सेक्टर ही है जिसको हर जो कोई ना कोई मल्टीनेशनल इंटरनेट कंपनी जो है उसने एक एक टीम को स्पॉन्सर किया हुआ है। तो पाकिस्तान में भी 1 से 2 कंपनियां कर रही हैं। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, मैं नॉट सेइंग कि वो हर कुछ चीज प्रोवाइड कर देता है, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प कर रहा होता है। और उसके अलावा आर्मी ने भी हेल्प की है, जब जो जीत गए हैं अजलान शाह कप से, तब भी जो है फाइनेंशियली कुछ ना कुछ हेल्प आउट हुआ है वो चीजें। लेकिन हालात ये कि हालात हॉकी फेडरेशन के इतने खराब हो गए थे, इस वजह से ये खसारे में चाह रहे थे। इनको पहले जो है टिकटेदार तो और टिकटों के आधार के पैसे या इधर उधर जो है 6 से 7 करोड़ के मकरूज है, उस वजह से इनसे मैनेज सही नहीं हो पा रहा। तो खिलाड़ी जो है फिर डिपार्टमेंट जब खत्म हो गया तो खिलाड़ी बेरोजगार थे, तो डेफिनेटली उनको जो है ना उस तरीके से नहीं, उनको जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे प्लेयरों को देखा जाता है पाकिस्तान में नहीं है। और दूसरी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की बीइंग कौम, हम जब कोई टीम जीत जाती है तो तब जो है ना हम उसको हीरो बनाते हैं, हमें हीरो मानना शुरू कर देते हैं। हमें हीरो बनाना ही चाहिए, हीरो मानना नहीं चाहिए। अरशद नदीम है, जब तक उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं दिया था, ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया, मुझे अच्छे तरीके से याद है, ही वाज द नेशनल टीम मैनेजर खैर कि जब उसने पहली दफा ओलंपिक के लिए क्वालिफाइड किया,
तो कोई भी था जब मेडल जीत गया है तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना उसने उसको हीरो बनाया है, और हीरो था माशाल्लाह, बड़ा अच्छा उसने किया है। तो इसलिए मेरा ये है कि आप हीरो बनाएं, जब हीरो कोई बन जाता है खुद से या हादसाती तौर पर, आप उस वक्त हम उसको जो है ना वो उठाना शुरू करते हैं। तो पाकिस्तान को बड़ा माशाल्लाह बड़े अरसे के बाद हमारी हॉकी जो है वो भी है, बेहतरी भी आई है। स्पेशली ये ताहरजमान है, इनकी कोचिंग जो है वो डेफिनेटली बड़े मान की कोचिंग कर चुके हैं, और ये इंटरनेशनल 2 से 4 मुल्क की जो है ना वो कर चुके हैं कोचिंग, उससे बेहतरी है। लेकिन वेरी ऑनेस्टली अभी भी हम इंटरनेशनल हॉकी की बात करें तो हम बहुत पीछे हैं। अभी हम 15 पोजीशन में थे, अब 13 पे आ गए हैं। अब फर्स्ट 10 में जाएंगे, जब हम यूरोपियन हॉकी खेलेंगे, जाके कंपटीशन होगा, तब जाके हम बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है। अदरवाइज जो है ना जब लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो तो थोड़ा सा एडवांटेज ये हुआ कि कुछ लड़के जो ना हमारे जाके खेल रहे हैं, जिनकी वजह से वो बाहर जाके हॉकी खेल रहे हैं, उनकी वजह से हमारी हॉकी जो थोड़ा बहुत नजर आ रही है वो तब खड़ी हुई। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शाहिद विर्क साहब, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे और आपने एनालाइज किया, बहुत शुक्रिया कि आप स्पोर्ट्स 360 करें। एक चीज़ तो ज़रूर है, मेरे ख्याल से शानदार कारकर्दगी रही है, और इवन आई थिंक आपको अपने प्लान्स बड़े रियलिस्टिक रखने चाहिए। कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप पहले साल ही क्वालिफाई करके प्रो लीग जीत रहे हैं। अगर आप 1-2 साल वहाँ पर सिर्फ सर्वाइव ही कर जाते हैं, रेलीगेट नहीं होते, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आई थिंक ये छोटी सी प्लानिंग जो है एंड एग्जीक्यूशन है वो चलती रहेगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है सना मीर, वो सिर्फ हॉकी का नहीं है अभी, क्योंकि हॉकी की बात कर रहे हैं इसलिए उसमें शामिल हो जाता है कि शायद हमने ये एक रेटरिक भी बना लिया कि किसी भी टूर्नामेंट से एन 10-15 दिन पहले बस कैंप लगा लें। हमें ये नहीं समझ आ रही कि उसकी लॉन्जिविटी कितनी ज़रूरी है उस कैंप की। लॉन्जेविटी से ज़्यादा, कैंप से ज़्यादा, मैं आपको बताऊं पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स चलाई जाती है ना वो क्लब लेवल पर और कंसिस्टेंसी के हिसाब से प्रॉपर टूर्नामेंट्स हुआ करते हैं, सीरीज़ हुआ करती है विद इन द कंट्री। आपके अवे टूर्स होते हैं, आपके जो वीकेंड्स होते हैं उनके ऊपर मैचेस होते हैं, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट को उठा के देख लें। तो जो प्लेयर होता है वो ऑन ग्राउंड ही रहता है, वो भूलता नहीं है कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ या क्रिकेट प्लेयर हूँ। यहाँ पर जब आपका 1-2 महीने का गैप आ जाता है, लिटरली कभी कभी 4-4 महीने का गैप भी मैंने देखा है एथलीट्स में, कि वो उनको एक इंटरनेशनल मैच या एक इवन प्रैक्टिस मैच, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस मैच और दूसरे मैच के अंदर 2 महीने का गैप जब आप किसी भी एथलीट को दे देते हैं तो आप उसकी जो स्पोर्ट है, उसकी स्किल है, उसको ऑटोमेटिकली पीछे कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर मौका देते रहें। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप टीवी पे हम लोग बैठते हैं, अगर हमें हर 3-4 महीने के बाद एक दफ़ा अपीयरेंस मिले तो ऑब्वियसली आपके अंदर नर्व्स भी आएंगी, आप थोड़ा सा उस टॉपिक से दूर भी हो जाएंगे, आपकी वो ग्रिप नहीं रहेगी। लेकिन जब आप एक रेगुलरली काम कर रहे होते हैं तो आपकी ग्रिप बड़ी फ़र्क होती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने रेगुलर बेसिस पर उनको मैचेस ज़रूर देने, चाहे वो प्रैक्टिस मैचेस हों, चाहे वो इंटरनेशनल गेम्स हो, चाहे वो डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन हो। वो हम अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि जब बजट की कंस्ट्रेंट इतने हैं, हमने सुन ली है बात, शादी की भी बात सुनी है हमने, इनके स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की भी बात सुनी है, कि जब इतने वसाइल का फुकदान हो, इतना प्रॉब्लम हो, तो किस तरीके से हम उनको प्रॉपरली प्रिपेयर करेंगे। ये तो इनकी बड़ी बात है, ये लोग फाइनल तक पहुँच गए। क्योंकि तभी हम सब हैरान जब तक नहीं होते तो हम उस टीम की बात नहीं करते। वॉलीबॉल टीम को अगर आप देखें, उन्होंने कितना परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया को इधर हराया था पिछले दिनों जब मैचेस हो रहे थे, लेकिन उसके बाद वो कहाँ हैं किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये जो है हम लोगों की, जब तक हम इसको एक सिस्टम का हिस्सा, इसीलिए हम बार बार बात करते हैं सिस्टम्स ज़रूरी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, आपका ग्रास रूट ज़रूरी है, क्योंकि जब वहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली आप इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस आपकी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वही बात वही है कि कंसिस्टेंसी, तसलसल जो आपको चाहिए, चाहे हॉकी हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, इवन मतलब आपको कंसिस्टेंसी नज़र आनी चाहिए वहाँ पर, तभी जाकर चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आएंगी। मोहित शाह साहब, मैं चाहूँगा आप वॉलीबॉल की भी तमाम तर अपडेट्स हमें दे दें, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्योंकि मैंने ताहिर ज़मान साहब का वो क्लिप जो है वो सुना था जिसमें वो कह रहे थे कि अब हम गेम इंटेलिजेंस के ऊपर काम करें। तो व्हाट इज़ गेम इंटेलिजेंस? देखिए, गेम इंटेलिजेंस जिस तरह आपसे पहले मैंने बात की, एक होता है टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है। एक होता है टेक्टिकल एस्पेक्ट। देखिए, ये सारी टीम जो यूरोपियन टीम है ना, और ख़ासकर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ये दे आर फार बेटर व्हेन इट कम्स टू टेक्टिकल गेम प्ले। ये बहुत हमसे अच्छी हैं। उसकी रीजनिंग है कि ये इनकी जो प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग है हॉकी की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे प्लेयर से। हमारे प्लेयर्स फ़ौरन अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाते विद द चेंजिंग सिनेरियो। देखिए, जब न्यूजीलैंड ने आते से ही आप पे अटैक शुरू कर दिया ना, और पहले ही मिनट पे न्यूजीलैंड ने गोल कर दिया, उन्होंने आपकी जो आपकी गेम स्ट्रेटजी थी उसको काउंटर किया।
वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए था कि मैं जो अगर कोई इस तरह की बात हो तो वहाँ बिल्कुल आपको थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए था, उनको डिफेंसिव हॉकी पे मजबूर कर देना चाहिए था, उनसे गोल और नहीं खाने थे। अच्छा, मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि ये बात मैंने भी सोची थी, बट मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा था। मैंने कहा ये देखिए कोई चीजें ऐसी होती हैं कि विद इन द गेम आपको वो चीज चेंज करनी क्योंकि पड़ती है। सबको नजर आ रहा था पाकिस्तान जितना लंबा मैच को लेकर जाएगा उतना पाकिस्तान से अगर वो हम उनको एक गोल पे ही रखते, एक गोल एडवांटेज ले लेते, कोई नहीं है, फर्स्ट क्वार्टर में 15 मिनट में हम एक गोल से खसारे पे होते, उसके बाद हम टीम संभाल लेते, ले जाते पेनल्टी, फिर हम ले जाते या आगे हम अच्छी परफॉर्मेंस देते। वो हमने नहीं चेंज किया, उसमें होता। लेकिन मैं यहाँ एक और बात करूंगा जी, अब अगर पाकिस्तान ने हॉकी को फ्लरिश करना है, पाकिस्तान ने हॉकी को ऊपर लेके आना है और वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अराउंड पाकिस्तान ने बनानी है अपने पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है और नेशनल हमारा गेम है, तो हमें इसके लिए परमानेंट कुछ सोचना पड़ेगा। अब वो सोचना कहाँ से है? ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट लेवल पे, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के लेवल पे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लेवल पे, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इनको मिल बैठ के कोई ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हॉकी का खर्चा वो अब नहीं है, वो एक्सपेंसेस नहीं है जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले थे, जहाँ आपको 20,000 5,000 10,000 का टिकट फॉरेन का मिल जाता था, या आपको PIA दे देती थी टिकट कि आप जाएं और जाके खेल के आएँ। अब नहीं है। अब एक टूर का खर्चा 5 से 6 करोड़ रुपए, एक टूर की बात कर रहा हूँ, वो भी मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। यूरोप जाएंगे तो आपको 2-3 करोड़ एक्स्ट्रा। अच्छा, ये आपको पता है, ये मुझे पता है, ये हॉकी फेडरेशन को पता है, तो PSB को भी पता ये होगा। हर एक को पता होना चाहिए। देखिए हम ये नहीं, हम किस दुनिया में रहते हैं, हम उस दुनिया में रहते हैं जी जब नज़दीक काम आएगा तो हम कुछ कर लेंगे। भाई इस तरह नहीं होता। आजकल आपको प्लानिंग बनानी पड़ती है, 1 साल का आपको चार्ट बनाना है। बेशक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड खर्चा करे, डायरेक्ट करे, हॉकी फेडरेशन के हाथ में एक पैसा ना दे, बेशक गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ IPC, गवर्नमेंट का कोई और इदारा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर, HEC जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, वो डायरेक्ट अगर इन्वेस्ट करती है वो डायरेक्ट इन्वेस्ट करे। लेकिन हमें इस लोगों सारे प्लेयर्स को इस आखिर में उनको फिक्रमंद, हमें मतलब है वो फिक्रमंद होते हैं अपने फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, अपनी डेलीज के लिए, अपने खर्चे के लिए, ये सारा ताकि उनके ये वाला बोझ ना उनके सर से उतर जाए और वो अपनी कंसंट्रेट करें फुली ऑन हॉकी और हॉकी डेवलपमेंट। फिर आप इनको टूर कराने हैं। देखिए अगला नेशन कप भी हमने खेलना है, वो 1 साल बाद होना है। और मैं हॉकी फेडरेशन वालों से बात हुई, मैंने कहा जी आपको नेशन कप अब पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, आपको FIH को बिल्कुल अपनी जो बिड है वो देनी चाहिए और अच्छी कोई बिड देनी चाहिए, ताकि नेशन कप नेक्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान में हो, अगले साल पाकिस्तान बहुत में। बड़ी कामयाबी है ये होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि शायद नेशन कप की होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिल जाए नेक्स्ट ईयर, तो वो होता है तो और बड़ा फ़ायदा है। लेकिन यहाँ से हमें नेक्स्ट नेशंस कप में और ये आगे ओलंपिक क्वालिफाइंग है, वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग है, ये सारे के लिए हमें अपने जो टॉप के प्लेयर्स हैं 30, 35, 40 उनको एक्टिव रखना है, टूर कराने हैं, कंपेटिटिव मैचेस खिलाने हैं उनके साथ, जो भी उनके साथ हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करनी है, बिल्कुल, ताकि वो अपना अच्छा आपने ये बात कर दी है। मैं तो ये चाहूंगा कि हम ये क्लिप संभाल के रख लें, क्योंकि मोहित शाह साहब बात कम करते हैं, ज़्यादा खबर दे देते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं अगले साल, मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि नेशंस कप पाकिस्तान में हो, तो क्लिप हम संभाल के रख लें, मेरे ख्याल से हमारे काम आ जाएगा बाद में। लेकिन अब थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप हमें वॉलीबॉल पर अपडेट कर दें। कुछ लोग हमें फुटबॉल पे बात तो नहीं करने देते, तो चलें वॉलीबॉल पे तो करें। वॉलीबॉल कल मैच पूरा देखा। देखें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान सेमीफाइनल में, आज सेमीफाइनल है कतर के अगेंस्ट। लेकिन जो पाकिस्तान ने इंडोनेशिया से या वियतनाम से जो मैच खेला वो बड़ा क्लास का खेला है, बहुत अच्छा खेला है। पाकिस्तान बहुत क्लोज गए वियतनाम से, और काफ़ी क्लोज पाकिस्तान का कंपटीशन हुआ उनके साथ। 5 सेट में चला गया मुकाबला। लेकिन देखें पाकिस्तान की वॉलीबॉल इस वक्त दे आर वर्ल्ड नंबर 43 और वर्ल्ड नंबर 43 होना बड़ी क्रेडिटेबल। आपको पता है पूरा साउथ अमेरिका जो है ना, साउथ अमेरिका, ये सारा आप वॉलीबॉल खेलता है, पूरा यूरोप सब वॉलीबॉल खेलता है। पोलैंड की क्लास की टीम है, इवन और मतलब है कि जर्मनी की अच्छी टीम है, फ्रांस की बहुत अच्छी टीम है जी, अर्जेंटीना की, वो तो साउथ अमेरिका तो साउथ क्लास, ब्राजील और ये जो अर्जेंटीना है ये तो बड़े जबरदस्त किस्म के ये वो हैं। कनाडा की, अमेरिका की, इन सब की टीम्स बहुत क्लास की हैं। हमें हमारा टारगेट है, जो चौधरी याकूब ने भी कहा और मुझे भी ये लगता है हमारा टारगेट है ओलंपिक क्वालिफाई करना। हमें ओलंपिक क्वालिफाई करना चाहिए वॉलीबॉल में। ओलंपिक में हमें
compete करना चाहिए. In Asia we are around possibly 4th or 5th ranked team in Asia. एशिया की बात अगर आप करें तो एशिया में भी हमें इम्प्रूव करना है. बड़ा देखें वही बात आ जाती है, फिर फाइनेंसेस की बात आ जाती है. जो इससे पहले हमारे कोच थे बहुत अच्छे थे, ईसानी उनका नाम था. ही वाज फ्रॉम ब्राज़ील और बहुत ज़बरदस्त कोच थे. उनके आने से पाकिस्तान की जो वॉलीबॉल टीम है वो बड़ी अच्छी हो गई थी, उसमें बड़ी बेहतरी आई थी और हमने कोरिया को स्ट्रेट सेट में हराया, हमने बड़ी बड़ी टीम्स को वहाँ पे हराया. लेकिन उन्होंने जी पाकिस्तान से डिमांड की थी कि मुझे $10,000 आप देंगे तो फिर मैं स्टे करूंगा, नहीं तो कोरिया कोरिया चले गए थे वो कोरिया चले गए. अब ये जो फाइनेंशियल कंसंट्रेंट्स हैं, फाइनेंशियल हर्डल्स हैं, ये पाकिस्तान को अपनी स्पोर्ट्स के लिए मैं कहता हूँ हमें 10-12 स्पोर्ट्स पे कंसंट्रेट करना चाहिए. कोई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जो हम शायद बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें नहीं, लेकिन 10-12 स्पोर्ट्स तो ऐसी हैं जिनमें हम मुल्क अपना नाम पैदा कर सकता है और वर्ल्ड में कर सकता है, ओलंपिक लेवल पे कर सकता है, एशियन लेवल पे कर सकता है. तो उन पे इन्वेस्ट करना चाहिए. ये हम जो HEC के पास या हमारे जो यूथ डेवलपमेंट के पास हमारे पास माशाल्लाह पैसा भी है, ये नहीं है ठीक ठाक पैसा है, तो वो पैसा हम इधर इंजेक्ट करें, यहाँ पे उसको इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान की टीम जो है इन गेम्स में, हॉकी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेनिस हो गया, ये कुछ सिलेक्टेड स्पोर्ट्स हैं, इनमें पाकिस्तान आगे चले और तरक्की करे. देखिए अनलाइक क्रिकेट को तो ICC से पैसा मिल जाता है, सीरीज बायलैटरल सीरीज से पैसा जनरेट हो जाता है, टीवी राइट्स के से पैसा, सब सेल्फ सफिशिएंट उनको नहीं. हॉकी में या वॉलीबॉल में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं. यहाँ आपको सपोर्ट करनी पड़ेगी. पहले PIA करता था, अब PIA तो उस काबिल नहीं रहा कि वो हॉकी को सपोर्ट कर सके. ये जो अब बाकी मैं कहता हूँ कि ये और कोई स्पॉन्सर मल्टीनेशनल आए, कोई और स्टेप इन करे, कोई बैंक आए, कोई कोई और अदारा आए, कम से कम इतना हो डायरेक्ट. मैं कहता हूँ कि वो खुद इन्वेस्ट करें. अच्छा, एक कॉर्पोरेट एंटिटी बहुत अरसे तक अभी रिसेंटली इनको सपोर्ट करते रहे हैं वो, तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कंसिस्टेंटली इनको सपोर्ट किया. जी, लेकिन आजकल खर्चा देखें अहमद बहुत ज़्यादा हो. वो वाला नहीं रहा. 7-8 करोड़ एक टूर पे लगता है. 30 बंदों के टिकट, 30 बंदों की रैश, फिर उनकी डेलीज, ये सारा आप मिलाएं ना जी, कम से कम आपका 6-7 करोड़ का एक टूर लगता है. अगर हम एक रेगुलर, जो मैं उस दिन भी कह रहा था तो लोग समझ रहे थे शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, एक रेगुलर जो आपकी स्पॉन्सरशिप है ना, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड इनको देता है, वो 35 लाख 40 लाख 3.5 मिलियन बोला था, तो हम कैलकुलेट करना शुरू हो गए. हाँ, वो नहीं, लेकिन इसको मतलब है कि अब ये ग्रांट मतलब है मजाक सा लगता है. अब ग्रांट वाली अगर स्पेशल ग्रांट देनी चाहिए ज़रूर. कोई अगर ये किसी डर है कि जी कोई गलत इसका मसरफ होगा, हॉकी फेडरेशन कोई इस तरह की बात करेगी, तो डायरेक्ट आप खुद अपने हाथ से लगाएं. आप प्लेयर को लगाएं, टिकट लेके दें, वहाँ बोर्डिंग लॉजिंग आप खुद करें ना, डायरेक्टली आप रिसोर्सेज की मद में प्रोवाइड करें. हाँ, रिसोर्सेज की मद में प्रोवाइड करें कि जी आपका हॉलैंड में ये पूरा 1 महीने का होटल बुक है, ये आपने इतने मैच खेलने हैं, ये आपके लड़कों की डेली है, ये हम रिलीज कर रहे हैं, ये बुकिंग की पैसे रिलीज कर रहे हैं, ये टिकट रिलीज कर रहे हैं, बात खत्म. जरूरत नहीं है हॉकी फेडरेशन को निकाल दें बीच में. अनलाइक मेनी अदर स्पोर्ट्स, अवैस वॉलीबॉल के बारे में एक चीज़ बड़ी पर्टिकुलर है कि आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी कस्बे, किसी भी गांव में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं वॉलीबॉल का नेट ज़रूर मिलेगा. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन पाकिस्तान. यार हम अपने लोकल लैंग्वेज में उसको जुटकी कहते हैं, जो जहाँ पर भी आप खेलते हो. और वॉलीबॉल क्योंकि आपको पता है कि ऐसी गेम है स्कूल लेवल के ऊपर ख़ास करके आपको ज़्यादा नज़र आती है. जब शाहजी बात कर रहे थे ना ये स्पॉन्सर्स वगैरह की, मुझे हंसी इस चीज़ पे आ रही थी कि शाहजी आप ही नहीं, वो एक बात कर रहा हूँ कि हमारे आज भी ऐसे कुछ इदारे हैं, ख़ास करके स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करूँ, जिसमें 2 स्पॉन्सरशिप है. एक तो आपकी पेड स्पॉन्सरशिप है, एक माइलेज स्पॉन्सरशिप है. माइलेज स्पॉन्सरशिप पे कोई भी, शायद एयरलाइन की बात करूँ या कोई भी बड़े बिजनेस टाइकून जो भी कंपनीज बैठी हैं उनकी बात करूँ, तो अगर वो कहते हैं ना कि हम आपको 19 अगर आप प्लेयर्स हैं, सपोज एक ब्रेकडाउन दे दो, 25 का स्क्वाड है, 30 का स्क्वाड है, हम 30 टिकट्स आपको स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं. आपका एक कोटा तो पूरा हो गया ना. आगे से क्या जवाब आता है? नहीं, आप हमें कैश की मद में दें. जब आपके पास एक चीज़ पूरी हो रही है तो आई गेस कि आपको उसको माइलेज स्पॉन्सरशिप को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए. पाकिस्तान में थोड़ा सा एक इशू हमारे आज भी स्पोर्ट्स बहुत सी चीज़ों के अंदर है कि माइलेज स्पॉन्सरशिप को आज भी लोग इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, ज़्यादा पेड स्पॉन्सरशिप पे जाते हैं. जब आपकी एक चीज़ पूरी हो रही है तो आई गेस उसको आपको लेना चाहिए विद प्रॉपर टर्म्स एंड कंडीशन. जो भी कंपनी करेगी वो प्लान मांगती है कि मेरा प्लान आप मुझे बताएं कि 3-4 प्लान आपका क्या होगा. वॉलीबॉल की बात करें, वॉलीबॉल जिस वक्त जो ब्राज़ीलियन कोच की बात करें, मैं खुद भी उनका इंटरव्यू ले चुका हूँ. आप मुराद खान की बात कर लें, आप जो लड़के उस दिन भी खेल रहे थे, मुझे याद है वो लड़के कह रहे थे कि जो अर्निंग का हमारा सबब है वो हम जाके यहाँ तो ईरान में शायद लीग खेलते हैं या कहीं भी कोरिया के अंदर जाके हम लीग खेलते हैं, उससे हम लोग गुजारा कर रहे हैं.
आप जब लीग सिस्टम की बात करते हो, वॉलीबॉल एक ऐसा स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में कि गांव से लेकर देहात से लेकर शहर तक आपके पास नेट्स भी हैं, अब आपके पास फिजिबिलिटी भी है खेलने की। इससे मसला क्या है, आपके पास ट्रैक नहीं है। ट्रैक किस सेंस में कह रहा हूँ कि एक खबर आई थी कि लीग सिस्टम वॉलीबॉल की स्टार्ट हो रही है। पाथवे जो मैं कह रहा हूँ लीग सिस्टम वॉलीबॉल की स्टार्ट हो रही है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर की है। मैं हैट्स ऑफ है, वॉलीबॉल वाले काम बहुत अच्छा करें, लेकिन शायद आज वो टाइम है, आपको लीग सिस्टम लाना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर। आपके प्लेयर्स बाहर जाके खेलते हैं, सेम दूसरी कंट्री दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर भी है, जो आप वो बात कर रहे थे ना। मैं तो कहता हूँ वैसे इतना कंपैरेटिव हम बना सकते हैं। इमेजिन फिर मैं ऑब्वियसली आई एम जस्ट गोना क्विकली कम टू क्रिकेट एज वेल, कि इमेजिन लाहौर इज प्लेइंग अगेंस्ट गुजरांवाला, सियालकोट इज प्लेइंग अगेंस्ट फैसलाबाद। मतलब इतना आप कंपैरेटिव इसको बना सकते हैं लीग वाइज। यार मैं 2-3 स्पोर्ट्स की अगर बात करूं, वॉलीबॉल, आपकी हॉकी और कबड्डी, एक साइड पे क्रिकेट। मैं उस टूर्नामेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं खुद मौजूद था, जो वहाब रियाज साहब ने एक याद होकर रमज़ान का एक स्पोर्ट सीरीज़ करवाई थी। सबसे ज़्यादा रश आपको कबड्डी के ग्राउंड में, आपको हॉकी के ग्राउंड में मिलता था, क्रिकेट में इतना नहीं मिलता था, जो मेरे लिए भी एक बड़ा शॉकिंग चीज़ थी। यहाँ पर लोग आके लिटरली, मुझे याद है जिस दिन फैसलाबाद का फाइनल मैच था कबड्डी का, और वहाँ पर एक दिन पहले जो क्राउड, क्योंकि उसमें मैं अपना फ्लोर मैनेजर था, जो बंदा मुझे आके सिर्फ एक ही बात कर रहा था, मुझे ये बताएं कि कबड्डी का मैच कब है। मैंने कहा यार क्रिकेट का भी हो रहा है। क्रिकेट छोड़ें, मुझे लगा वो कह रहे हैं कहाँ फ्लोर मैनेजर है। मैंने कहा मुझे कबड्डी का मैच के सारे फ्लोर कवर किए। इतना ज्यादा ना वो कबड्डी का जो सा लोगों के अंदर इन्फ्लुएंस था। वॉलीबॉल की बात करें तो लोगों में इन्फ्लुएंस है आज भी, लेकिन मैंने कहा ना सिर्फ एक मसला क्या, लोग कहते हैं ट्रैक जो सा में कुछ स्ट्रेट पा दें। बिल्कुल। सबसे बड़ा मसला खाली हॉकी के अंदर नहीं, आपके बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर है कि आपके पास जो कैंप है वो लगता ही हफ्ते का है, 1.5 हफ्ते का लगता है। आपके पास फाइनेंसेस है नहीं है, आप कहते हो कि यार हफ्ते 1.5 के अंदर जाके आप रिजल्ट प्रोड्यूस करो, नहीं होता रिजल्ट। आपकी फेडरेशन के पास तो है, आप लंबा कैंप लगा लेना। बाकियों को तो शायद आपको कह रहा है। नहीं, मैं तो आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। इनकी फेडरेशन के पास तो ठीक ठाक फंड है, और वो फीफा में भी पड़ा हुआ है। अब तो चीजें भी नॉर्मलाइज होगी, इलेक्टेड बॉडी आ गई, अब लगाएं। फीफा 6 महीने का कैंप लगाएं आप। फीफा क्या होता है वो आपको जियानी इन्फांटिनो बताएंगे आपको कि फीफा क्या होता है। बट खैर, अब तो आप बड़े खुश होंगे, अब तो वजीर दाखिला की मुलाकात हो गई फीफा प्रेसिडेंट से, तो अब तो बहुत सारी चीजें वैसे को जो है वो बड़ी सिम्त में नजर आ रही हैं। फीफा होता क्या है? हाँ चले, मैं आपको शो के बाद बताता हूँ। सलाम मीरा, आपने वॉलीबॉल खेली कभी? वॉलीबॉल बिल्कुल स्कूल में खेली हुई है, और बड़ा इन्जॉय भी किया, वो कॉलेज में भी खेली हुई है वॉलीबॉल। वही बात है, आई थिंक बहुत इजी स्पोर्ट है इन द सेंस कि आपको एक नेट चाहिए, एक बॉल चाहिए, और जनरली बहुत पॉपुलर होता है। स्कूल कॉलेज में तो बहुत पॉपुलर था, काफ़ी मैंने खेली, और जनरली वो जो मिडफील्डर होता है ना, जो बीच में रहता है, जो पास बना के देता है, मैं ज़्यादा वो खेलती थी, या उसके ऊपर जाती थी, स्मैश के ऊपर। तो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छी स्पोर्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली जब तक हम अपनी स्पोर्ट्स के, वही बात है, सिस्टम्स को तगड़ा नहीं करेंगे। मुझे याद है 2010 का जब हम एशियन गेम्स में गए थे, 2014 वाली, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, हमने वॉलीबॉल लड़कों का मैच देखा था। कोरिया को उन्होंने 23-25, 23-25, 23-25 के 3 सेट हुए थे, बहुत आउटस्टैंडिंग मैच खेला था, और कोरिया उस वक्त की चैम्पियन टीम थी, बहुत आला खेले। तो हमने बाद में जाके जब उनसे बात की, उन्होंने कहा हमारा 8 दिन का कैंप लगा है, जिसमें से हम 7 दिन अपने पासपोर्ट के लिए घूमते रहे हैं, क्योंकि पासपोर्ट नहीं बने हुए थे, और उन्होंने किसी ने और कोई हेल्प नहीं की। तो ये तो हालात उस ज़माने में थे, आई होप अब तो बहुत बेहतर हो गई होंगी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ है कि हमें अपने स्पोर्ट्स को वो इज़्ज़त देनी है, हमें अपने एथलीट को वो इज़्ज़त देनी है। तो इसमें कोई बात ही नहीं, जितना टैलेंट और जितना डिज़ायर पाकिस्तान के अंदर है, जितना लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर हम थोड़ा सा उनको सही प्लेटफॉर्म दे दें तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस मुल्क का नाम अच्छा, मेरे ख्याल से कैंप कहना छोड़ दें, क्रैश कोर्स ठीक है। कैंप ना कहा करें, मतलब इतने छोटे छोटे कैंप्स नहीं हो सकते। बट दैट बीइंग सेड, बहुत मुबारकबाद हो, आज बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है कतर के साथ। हम बहुत पुर उम्मीद हैं कि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आएगी। जाने से पहले आपसे ये ज़रूर पूछना है कि कनाडा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है, और भी मज़ीद टीम्स हैं जो इस तरह पाथवे से क्वालिफाई करेंगी। बिल्कुल अच्छी बात है, ये आईसीसी की एक अच्छी चीज़ है कि पाथवे वहाँ पर बहुत एक रेगुलेट होता है, और प्लेयर नीचे की जो टीम्स हैं उनको एक खुला मौका मिलता है। अक्सर हम बात करते हैं कि मज़ीद क्रिकेट होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए, पर ये जो इनिशियल फैसला आया था सबको T20 स्टेटस देना, उसमें मैं भी शुरू में बहुत अगेंस्ट थी कि भाई ऐसे स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन होगा। बट उसका फ़ायदा ये हुआ कि सारी टीम्स के अंदर वो इनकरेजमेंट आई कि हम लोग भी अब इंटरनेशनल स्टेटस ले सकते हैं, तो हम पैसा लगाएंगे। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी आईसीसी की तरफ से। तो अब आप देखिए कनाडा हो या नेपाल, हर कोई अपनी क्रिकेट में पैसा लगा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ये टीम्स बहुत अच्छी होती जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और उन टीम्स के जो प्लेयर्स हैं जो शायद यहाँ से गए हैं वो भी फिर वहीं खेलेंगे, वो फिर यहाँ नहीं आ जाएंगे फ़ौरन। तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे ये प्लेयर कहाँ से आया है,
लेकिन ये एक अलग डिबेट है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच मोहित शाह साहब, अवैस आपका, सनामी साहब आपका बहुत शुक्रिया। कनाडा जो है उसने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई तो ज़रूर किया है। मैंने जैसे कि आपको निशानदेही की कि आप ICC की डिजिटल मीडिया हैंडल्स पे वो पोस्ट देखिएगा, मैं भी अपने हैंडल से हम शेयर कर देंगे और कल उसको शो का हिस्सा भी बना लेंगे कि कौन कौन सी टीम अभी तक क्वालिफाई कर चुकी हैं, क्या पाथवे रहा है, ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन कैसे हुई और आगे कौन से क्वालिफाई करके टीम्स आ रही हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनारियो है, इस पर हम मजीद गुफ्तगू आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर करेंगे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।